Welcome everyone. Welcome back to our YouTube channel. And in this video, we are going to start Unit 4 of Class 11th History, that is towards modernization. So देखिए, अभी तक हम 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, 3 यूनिट हमारी पूरी हो चुकी हैं. सो इस चैप्टर को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. यूनिट 4 का ये चैप्टर है पहला. उसके बाद हम डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड पाथ टू मॉडर्नाइजेशन. इनके साथ हमारा यूनिट 4 हो जाएगा कंप्लीट. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए देखते हैं. ये देखिए टाइमलाइन है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं. मेन चैप्टर हमारा यहां से स्टार्ट होता है. सो लेट्स सी. देखिए द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी इन ब्रिटेन बिटवीन 1780s एंड 1850s इज नोन एज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. तो देखिए पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ये माना जा रहा है कि 1780 से लेकर 1850 तक का जो टाइम था नियरली, इसके बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में और ब्रिटेन की इकोनॉमी में, उसको हम बोलते हैं पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. दिस हैड फार रीचिंग इफेक्ट. बहुत सारा इफेक्ट हुआ इसका ब्रिटेन के ऊपर. लेटर क्या हुआ, ऐसे ऐसे जो चेंजेस थे यूरोपियन कंट्रीज में आए एंड धीरे धीरे यूएसए में आए एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फैल गए. ठीक है ना. दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन ब्रिटेन इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद न्यू मशीनरी. देखिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किसको बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारे पास एक न्यू मशीनरी जो आई थी उसके साथ लिंक कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, जो उस टाइम पर टेक्नोलॉजी आई थी. बिकॉज अब क्या था कि मैसिव स्केल पे ये चीजें बना सकते थे एज कम्पेयर टू हाथों से जो चीजें बन रही थी, उसके कंपैरिजन में अब मैसिव स्केल पर ये चीजें बना सकते थे और इजीली बना सकते थे. ठीक है, मशीन के यूज में. तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में, जो हमारा ये चैप्टर है द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसके अंदर कंप्लीट डिटेल में इसको स्टडी करेंगे कि क्या चेंजेस आए, कैसे आए. ये आपने देखिए नियरली क्लास 9th-10th में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में थोड़ा थोड़ा, बट यस डिटेल्ड व्यू यहीं पर मिलेगा आपको. सो पहला क्वेश्चन है कि वाई ब्रिटेन, ब्रिटेन में ही क्यों मान रहे हैं हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि ब्रिटेन वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो क्वेश्चन आ सकता है कि विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन. आंसर इज ब्रिटेन. इट हैड बीन पॉलिटिकली स्टेबल सिंस 17th सेंचुरी. देखिए 17th सेंचुरी तक पॉलिटिकली ठीक था ये, विद इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड यूनिफाइड अंडर अ मोनार्की. देखिए 3 देश, इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, ये एक ही राजा के अंडर आ जाते हैं. ठीक है भाई, एक ही राजा के अंडर ये आ जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा. सो आगे देखते हैं. आगे देखिए कॉमन लॉ, इनका कानून भी एक था, सिंगल करेंसी थी इनकी, एंड मार्केट दैट वाज नॉट फ्रेगमेंटेड बाय लोकल अथॉरिटीज. अलग अलग नहीं थी मार्केट. टैक्स ऑन द गुड्स दैट पास थ्रू देयर एरिया थस इंक्रीजिंग देयर प्राइस. और टैक्स किस पर लगाते थे, जो गुड्स इनके एरिया से जाते थे उस पर ये टैक्स लगा देते थे. इससे इनका क्या आता था, अपना प्राइस इंक्रीज ये कर देते थे. बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, अब धीरे धीरे 17th सेंचुरी खत्म होती है. मनी वॉज वाइडली यूज्ड इन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अब देखिए जो बार्टर सिस्टम वगैरह है थोड़ा सा कम होता है एंड मनी का यूज यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है ज्यादातर. ठीक है, मनी पहले भी यूज होती थी, कॉइन्स भी यूज होते थे, ऐसी बात नहीं है, बट मोस्टली अब मनी का यूज रह गया था बस. बाय देन अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल रिसीव्ड देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस. अब लोगों को वेजेस मिल रही थी, सैलरी मिल रही थी गुड्स के हिसाब से, यानी बार्टर सिस्टम अब कंप्लीटली खत्म हो चुका था. ठीक है, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं दिस गेव पीपल अ वाइडर चॉइस फॉर वेज टू स्पेंड देयर अर्निंग. अब देखिए जब हाथ में आपके पास मनी आएगी तो आपके पास बहुत सारे वाइड तरीके होंगे उसको यूज करने के, एज कम्पेयर टू गुड्स. गुड्स को आप एक कुछ तरीकों के लिए यूज कर पाएंगे, बट मनी को हम अलग अलग तरीके से यूज कर लेते हैं. सो 18th सेंचुरी में क्या होता है, इंग्लैंड हैड बीन थ्रू अ मेजर इकोनॉमिक चेंज. लेटर उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन. देखिए थोड़ा एग्रीकल्चर में इन्होंने रिवोल्यूशनाइज किया, इन्होंने अपना काफी सारे सिस्टम लगाए एग्रीकल्चर के अंदर, सो दैट एग्रीकल्चर डेवलप हो सके. बिकॉज क्या था ये प्रोसेस, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने छोटे छोटे फार्म्स खरीद कर उनको एनक्लोज करना स्टार्ट कर दिया था. तो इस मूवमेंट को बोला जाता है एनक्लोजर मूवमेंट. तो ये जो एनक्लोजर मूवमेंट थी इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि यस ब्रिटेन में थोड़ा सा सिस्टम बदला एग्रीकल्चर में. अब इसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो फूड प्रोडक्शन था उसका प्राइस इंक्रीज होता है एंड यस प्रॉफिट वाज मच हायर एज कंपेयर टू अर्लियर. इनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो रुपए ज्यादा आएंगे एंड यस ये इसको यूज कर सकते हैं अलग अलग रिसोर्सेज के लिए. सो ये था ब्रिटेन की बात. आगे आते हैं, अगला टॉपिक है टाउन्स, ट्रेड एंड फाइनेंस. देखिए अब 17th सेंचुरी खत्म हो गई, हमारे पास आती है 18th सेंचुरी. मैनी टाउन्स इन यूरोप वर बीइंग ग्रोइंग इन एरिया एंड पॉपुलेशन. देखो जो 18th सेंचुरी के अंदर टाउन्स थे
उनका एरिया तो बढ़ ही रहा था, अभी आसपास के गाँव को टाउन्स में इंक्लूड कर रहे थे, साथ साथ इनका पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रहा था। लगभग पॉपुलेशन देखिए डबल हो गया था 1750 से लेकर 1800 के बीच में, ठीक है, ये लगभग पॉपुलेशन डबल हो गया था। द लार्जेस्ट ऑफ देम वाज लंदन, सबसे बड़ी पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर थी, लंदन में, शहर में, विच सर्व्ड एज द हब ऑफ द कंट्रीज मार्केट, मार्केट सभी थी वहां पर, एंड विद नेक्स्ट टू द लार्जेस्ट वंस लोकेटेड क्लोज इन इट, और इसके आसपास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी लोकेटेड रहती थी। अभी देखिए लंदन के बारे में डिस्कस करते हैं। लंदन हैड आल्सो एक्वायर्ड अ ग्लोबल सिग्निफिकेंस बाय द 18th century, द सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम मेडिटेरियन पोर्ट्स ऑफ द इटली एंड फ्रांस टू द अटलांटिक पोर्ट्स ऑफ हॉलैंड एंड ब्रिटेन। देखो पहले क्या होता था कि इटली और फ्रांस के जो एरियाज थे, जो वहाँ पर समुद्र के किनारे पोर्ट्स वगैरह थे, वो वहाँ के जो टाउन्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे ट्रेड के लिए, लेकिन अब ये सभी चीज़ें शिफ्ट हो गई थी हॉलैंड एंड ब्रिटेन। तो देखो ब्रिटेन में कौन सा शहर था, लंदन, तो लंदन का एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस बन गया था, अब सिग्निफिकेंस बन गया था इसका। लंदन ने रिप्लेस किया एम्स्टरडेम को एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लोन्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड उस टाइम पे करना था तो उसके लिए आपको लंदन से लोन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस इसका बढ़ गया था यहाँ पे। लंदन एक सेंटर में था, ट्रायंगुलर ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड, अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज। देखो इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज एंड अफ्रीका, इसके बिल्कुल बीच में ये एक सेंटर के तौर पे काम करता था, बिकॉज बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज अमेरिका की, एशिया की यहाँ पर अपना ऑफिस खोल लेती थी लंदन में, एंड ये वो अपना काम करते थे। फिर इंग्लैंड में देखिए मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन मार्केट वाज हेल्प बाय रिवर्स, रिवर्स भी थी। तो इनलैंड जो कोस्ट लाइन है यहाँ पर बहुत सारा शेल्टर बेस वगैरह इनको मिल जाता था, अपने जियो में पढ़ा है इसको। अब क्या होता है देखिए, पहले तो रिवर्स वगैरह को यूज कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट बाय वाटरवेज वाज चीपर एंड फास्ट देन लैंड। अभी देखो धीरे धीरे रेलवे आती है, लेकिन आप जानते हैं वाटरवे के बिना दूसरे कंटिनेंट में नहीं जा सकते थे। अगर इनको यूरोप से यहाँ पर अमेरिका में जाना है तो इनको वाटरवे का यूज करना पड़ेगा। एंड आपने क्लास 10th की जियो में भी पढ़ा होगा अच्छे से कि वाटरवे इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जो ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसकी वजह से क्या है कि इनको ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। तो 1724 में क्या होता है कि इंग्लैंड रिवर्स प्रोवाइडेड सम 1160 माइल्स ऑफ नेविगेबल वाटर। देखिए काफी ज्यादा माइल्स इनको नेविगेबल वाटर था, एक्सेप्ट कुछ माउंटेन रीजन्स को छोड़ दीजिए जहां पर 15 माइल्स का थोड़ा सा छोटा सा एरिया था। सिंस ऑल द नेविगेबल सेक्शन ऑफ इंग्लिश रिवर फ्लो इनटू द सी, कार्गो ऑन रिवर वेसल वर इजीली ट्रांसफर्ड टू कोस्टलाइन शिप्स कॉल्ड कोस्टर्स। बाय 1800 एटलीस्ट 1 लाख सेलर्स वर्कड ऑन द कोस्टलाइन। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इसको, देखिए अगले पेज में समझाते हैं अच्छे से। देखिए ब्रिटेन है मान लीजिए, तो जितने भी रिवर्स सी आप जानते हैं, मोस्टली रिवर्स कहाँ पर जाएंगी, ओशियन सीज में जाएंगी। अपना पूरा ड्रेनेज सिस्टम करके जियो में पढ़ते हैं आप, अच्छे से पढ़ा है हमने ड्रेनेज सिस्टम को। तो देखिए यहाँ से सामान पहुंचाया सी के किनारे, यहाँ पर पोर्ट है, पोर्ट से उसको लोड किया बड़ी शिप में, एंड यस इजीली आप दूसरे कंटिनेंट में उसको पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए देखिए ब्रिटेन का जो ट्रेड है वो काफी मात्रा में बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा ये हेल्प भी करता है। ठीक है, लेट्स सी। द सेंटर ऑफ द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम वाज द बैंक ऑफ इंग्लैंड। देखिए फाइनेंस कहाँ से आता था, बैंक ऑफ इंग्लैंड से आता था, जो बना था 1694 में। क्वेश्चन आ सकता है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड कब बना था भाई। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो बना था वो बना था 1694 के अंदर बन गया था। ठीक है, इतना याद रखना आपको अच्छे से। लेट्स सी 1784 तक क्या होता है, देयर वर मोर देन 100 प्रोविंशियल बैंक्स इन इंडिया, सॉरी इन इंग्लैंड। देखिए बहुत सारे 100 से भी ज्यादा ये प्रोविंसेस यानी इनकी स्टेट्स वगैरह जो प्रोविंसेस थी वहां पर बैंक आ चुके थे, और अगले 10 साल में ये ट्रेवल्ड हो चुके थे, नंबर्स बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गए थे, एंड बाय 1820s देयर वर मोर देन 600 बैंक्स इन द प्रोविंस। तो 4 गुना हुए, फिर 5 गुना हुए, 6 गुना हुए, ऐसे करके बहुत सारे बैंक्स हो गए। एंड लगभग देखिए इनमें से, इन 600 बैंक्स में से लगभग 100 बैंक तो सिर्फ लंदन में थे। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो फाइनेंस था काफी मच बेटर था। अब देखिए द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन बिग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज वर मेट बाय दीज बैंक्स। अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है, बहुत बड़ा कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना है, तो आपको लोन की जो मात्रा है, जो प्राइस वगैरह है, वो आपको इन बैंक से मिल जाएगा। द इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट अकर्ड इन ब्रिटेन। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन कब आई, दोबारा रिपीट करते हैं, 1780s टू 1850 is explained by partially by factors described above. Many poor people from the villages available to work in towns. देखो भाई ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कैसे क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, बहुत सारे विलेज के लोग जो टाउन्स में आ रहे थे तो वो फ्री थे, उनको जॉब की तलाश थी, तो वो अवेलेबल थे काम करने के लिए। ठीक है भाई, अवेलेबल थे वर्क करने के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। सेकंड,
बैंक बहुत सारे थे वहां पर जो लोन प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तो हमने पढ़ ही लिया, तो इन 3 फैक्टर्स की वजह से मान सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेड अच्छा खासा हो रहा था और यस ये डेवलप भी हो रहा था। द फॉलोइंग पेजेस विल डिस्क्राइब 2 न्यू फैक्टर्स। अब लेकिन आने वाले पेजेस हमें 2 फैक्टर और बताएंगे। एक तो टेक्नोलॉजी का चेंज जो आया जिसकी वजह से प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया, और एक ट्रांसपोर्ट नए टाइप का, दैट इज रेलवेज। देखो भाई, एक तो टेक्नोलॉजी बदली, ठीक है, एक तो टेक्नोलॉजी बदल गई, प्लस एक नए टाइप का ट्रांसपोर्ट की डिस्कवरी हुई, दैट इज रेलवेज। इन सब के आने की वजह से क्या हुआ कि यस हमारा जो उस टाइम का ट्रेड था लंदन के अंदर वो इंक्रीज हुआ। ट्रेड इंक्रीज हुआ तो डेवलपमेंट हुई, और इसी डेवलपमेंट को हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है ना। सो लेट्स सी, लगभग 26,000 इन्वेंशंस रिकॉर्ड की जा रही है कि 18th सेंचुरी में सिर्फ और सिर्फ 26,000, जो कि बहुत ज़्यादा है, इन्वेंशंस हो गई थी। मोर देन हाफ वर लिस्टेड फॉर द पीरियड 1782 टू 1800। इसमें से लगभग 50% इन्वेंशन इसी बीच हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। वी शैल डिस्कस, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कंप्लीट आयरन इंडस्ट्री, स्पिनिंग वगैरह के बारे में, स्टीम पावर जो आया। लेट्स सी, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज कोल एंड आयरन। देखो भाई, इंग्लैंड वाज फॉर्च्यूनेट इन द कोल एंड आयरन ओर, द स्टेपल मटेरियल फॉर मैकेनाइजेशन। देखो, अगर हमें मशीन बनानी है तो बिल्कुल स्टेपल मटेरियल जो हमें चाहिए, तो उसके लिए कोयला है स्टार्टिंग की बात करें, और आयरन, ये चीज़ें तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्लेंटीफुल अमाउंट में वहाँ पर अवेलेबल था। और भी मिनरल्स अवेलेबल थे जैसे लेड है, कॉपर है, टिन है, जो इंडस्ट्री में यूज किए जा रहे थे। एंड यस देयर वाज स्कैरसिटी ऑफ यूजेबल आयरन। आयरन इज ड्रॉन आउट फ्रॉम द ओर एज प्योर लिक्विड मेटल बाय प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग। देखो भाई, बिल्कुल जो यूजेबल आयरन होता है वो उसकी मात्रा थोड़ी सी कम थी, बट उसको स्मेल्टिंग करके उसमें से लिक्विड फॉर्म में निकाल लेते थे आयरन को यूज करने के लिए। सेंचुरीज तक देखिए, चारकोल वाज यूज्ड फॉर स्मेल्टिंग। इस स्मेल्टिंग के लिए चारकोल को यूज किया जाता था। किसको यूज किया जाता था? चारकोल को। दिस हैड सेवरल प्रॉब्लम्स, लेकिन इस चारकोल की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। ये बहुत ही फ्रेगाइल था ट्रांसपोर्ट करने के लिए लंबे डिस्टेंस पर, इम्प्योरिटी ज़्यादा थी, ठीक है। तो इट वॉज शॉर्ट सप्लाई, और एक इसकी सप्लाई भी ज़्यादा अच्छी खासी नहीं थी, ठीक है ना, ये भी बोल सकते हैं हम। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए चारकोल से रिलेटेड, ठीक है। आगे देखिए, इसीलिए क्या होता था कि फॉरेस्ट वगैरह को, लकड़ी वगैरह को यूज करने लगे, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने लगे लकड़ी लेने के लिए। एंड यस, इट कुड नॉट जनरेट हाई टेम्परेचर। चारकोल की एक प्रॉब्लम और थी कि ज़्यादा टेम्परेचर वो जनरेट नहीं कर सकता था, तो स्मेल्टिंग का जो हमारा प्रोसेस था वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता था, और इतना टाइम आप जानते हैं नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा वेट करें कि आराम से हो जाएगा, कोई बात नहीं। द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, अब इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढा गया? देखिए, आयरन मास्टर, जो लोहे के मास्टर्स थे, उन्होंने ढूंढा द डरबाइस ऑफ श्रोफशायर। श्रोफशायर ने इसका सॉल्यूशन ढूंढा। In the course of half a century, 3 generations of this family, grandfather, father and son, all called Abraham Darby, देखिए डार्बी थे ये, brought about, उन्होंने रिवोल्यूशन लेके आए मेटलर्जी के अंदर, ठीक है ना, मेटलर्जी के अंदर ये रिवोल्यूशन लेके आए। इट बिगेन विद एन इन्वेंशन। सो ध्यान से समझिएगा प्लीज। देखिए, इनकी जो पहली इन्वेंशन थी 1709 की, बाय द फर्स्ट अब्राहम डायरबी के द्वारा, जिनका जीवन काल ये रहा था। दिस वाज द ब्लास्ट फर्नेस। तो अब्राहम डार्बी ने क्या बनाया? ब्लास्ट फर्नेस that could use coke which could generate high temperature. Coke was derived from coal by removing the sulfur and impurities. ध्यान से समझिएगा। तो इसने बनाया भाई ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। क्या बनाया? ब्लास्ट फर्नेस, जिसके अंदर स्मेल्टिंग होगी। इसको, इसके अंदर यूज किया जाता था कोक, और कोक कहाँ पे मिलता था? कोल से। कैसे मिलता था? इसके अंदर से सल्फर को रिमूव करके एंड कुछ इंप्योरिटीज को रिमूव करके हमें कोक बन जाता था, और इसको हम यूज करते थे। अब इसका बेनिफिट क्या था? एक तो टेम्परेचर ज्यादा देगा चारकोल से, इसीलिए हम इसको यूज कर लेते थे। इसका मतलब क्या था कि हमें चारकोल पे डिपेंड नहीं रहना है। द मेल्टेड आयरन दैट emerged from these furnaces permitted finer and large casting than before. और इसमें से जो आयरन मिलता वो बहुत ही ज्यादा मिलता था, और इससे ज्यादा कास्टिंग हम कर सकते थे उस टाइम पर। द प्रोसेस वॉज फर्दर रिफाइंड बाय मोर इन्वेंशन। देखो, अब सिर्फ यहीं तक नहीं रुके लोग, बहुत सारी इन्वेंशंस की गई। द सेकंड डार्बी, जो इसके बेटे थे, उन्होंने रोट आयरन बनाया, विच वॉज लेस ब्रेटर फ्रॉम पिग आयरन। इन्होंने बनाया रोट आयरन। इसके बाद देखिए, हेनरी कोड डिजाइन द पुडलिंग फर्नेस इन विच मोल्टन आयरन कुड बी गेट रीड ऑफ impurities and rolling pill which used steam power to roll purified iron into bars. तो भाई कुछ मशीनें बनाई गई कि लिक्विड फॉर्म को थोड़ा सा कन्वर्ट करें हम बार्स के अंदर, और हम बना सके उनसे कुछ भी। इट नाउ बिकेम पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ ब्रॉडर रेंज ऑफ आयरन प्रोडक्ट। अब देखो, सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं रहे थे, हमने बहुत सारे उस टाइम पर देखे हैं कि आयरन प्रोडक्ट्स बन जाते थे। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ आयरन मेड इट बेटर मटेरियल देन वुड फॉर एवरीडे आइटम। देखो भाई,
पहले लकड़ी की चीज़ें बनती थी, लेकिन आयरन की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा थी, तो इसकी हेल्प से क्या है ऐसे प्रोडक्ट्स बन जाते थे जो लंबे टाइम तक यूज़ किए जा सकते थे। अनलाइक वुड, अगर वुड के अपोजिट देखें, जो जल जाएगा जल्दी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की अलग है, लेकिन आयरन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चेंजेस। अभी देखिए, जैसे जॉन विल्सन ने पहली आयरन चेयर बनाई 1770s में, ठीक है, एंड डिस्टिलरीज आयरन पाइप्स, बहुत सारी चीजें बनी आयरन की, देख सकते हैं आप यहाँ पर। आगे चलते हैं। 1779 में थर्ड डार्बी जो आए, उन्होंने फर्स्ट आयरन ब्रिज बनाया वर्ल्ड का। लेट्स सी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कोल ब्रुक डेल स्पैनिंग द रिवर सेवन, विलिंगसन यूज्ड कास्ट आयरन फॉर फर्स्ट टाइम टू मेक वाटर पाइप्स। इसके बाद देखो, सबसे पहली बात तो थर्ड डार्बी थे, उन्होंने बनाया पहला आयरन ब्रिज। उसके बाद विलिंगसन ने बनाया, यूज कास्ट आयरन टू मेक वाटर पाइप्स, ठीक है, वाटर सप्लाई करने के लिए इन्होंने वाटर पाइप बनाई, जो हमारी वाटर पाइप्स होती है लोहे आयरन की, इन्होंने बनाई। द आयरन इंडस्ट्री देन केम टू बी कंसंट्रेटेड इन स्पेसिफिक रीजन। लेकिन देखिए, ये आयरन इंडस्ट्री वहीं मिलती थी जहां पर कोयला और आयरन स्मेल्टिंग की व्यवस्था अच्छी खासी थी, वहीं पर ये कुछ पोर्शंस में ही सिर्फ मौजूद थी। ब्रिटेन वाज लकी इन पोजेसिंग एक्सीलेंट कोकिंग कोल, कोल ज्यादा था, एंड आयरन ओर की भी मात्रा अच्छी थी। दीज बेसिन्स वर आल्सो क्लोज टू पोर्ट्स, एंड यस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बात ये है कि जहां पर ये फैक्ट्रीज होती थी वो पोर्ट्स के भी बहुत क्लोज होती थी। इससे क्या होता था कि इनको सप्लाई करना ईजी हो जाता था, एंड यस, जब सप्लाई होगा तो ट्रेड भी बढ़ेगा। सिंपल लॉजिक है, ठीक है भाई, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। आगे देखिए, द ब्रिटेन आयरन इंडस्ट्री क्वाइट द 4 गुना हो गई, उन्होंने अपने आउटपुट 4 गुना बढ़ा ली लगभग 30 साल के अंदर। और चीपेस्ट क्यों हो गए? देखिए, चीपेस्ट का रीजन ये था कि बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट्स बनाने लगे, इस वजह से क्या था, बहुत ही ज्यादा चीपेस्ट ये हो गया था। 1820 में क्या होता है कि अ टन ऑफ पिग आयरन लगभग 8 टन ऑफ कोल रिक्वायर करता था, लेकिन 1850 तक क्या हो गया, प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग ओनली 2 टन, अब सिर्फ 2 टन कोयले से ही बन जाता था हमारा 1 टन पिग आयरन, ठीक है। ब्रिटेन वॉज स्मेल्टिंग मोर आयरन देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पुट टुगेदर, पूरी दुनिया को अगर जोड़े उससे भी ज्यादा आयरन की स्मेल्टिंग कौन कर रहा था उस टाइम पर? 1848 की बात कर रहे हैं ब्रिटेन। कब की बात कर रहे हैं भाई? 1848 की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पर ब्रिटेन करता था, ठीक है। सो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक था, यहीं पे हम पार्ट 1 चैप्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को समाप्त करते हैं। इसके अंदर हमने बेसिकली आयरन के बारे में ज्यादातर पढ़ा है। अगले पार्ट में हम कॉटन से स्टार्ट करेंगे। एंड यस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्ट्रीम में।